Hello guys, good evening everyone. This is आजाद. We will discuss about polity NCERT. जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग मंडे टू फ्राइडे NCERT की क्लासेस को डिस्कस करते हैं. NCERT की क्लासेस में अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 11th क्लास की NCERT डिस्कस कर रहे हैं और 11th क्लास की NCERT डिस्कस करते हुए अब ये हमारा सैटरडे आ गया है और सैटरडे को जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग जो कुछ पढ़ा है हमने मंडे टू फ्राइडे उस पर बेस्ड MCQ डिस्कस करते हैं. और वो MCQ ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत हल्के टाइप के हैं, ऐसा वैसा नहीं. ये NCERT की कोर लैंग्वेज पर बेस्ड MCQ हैं, यानी जो आपने पढ़ा है उसी से बने हुए MCQ हैं जो आपको UPSC के एग्जाम में कभी कभी इस लैंग्वेज से सीधे के सीधे मिल जाएंगे. लैंग्वेज से बोल रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि यही आपको मिल जाएगा सीधा रखा हुआ, नहीं, आपको सीधा का सीधा मिल जाएगा. देखिए प्रैक्टिस करनी है हमें, कैसे भी प्रैक्टिस करें, हमें क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है जिससे कम से कम हम एग्जाम देने से पहले इतने सक्षम हो जाएं कि जो टॉपिक पढ़ा है उससे आप कुछ भी कहीं से भी पूछ लीजिए. और ये तभी होता है जब पढ़ने के बाद हमने अपना सेल्फ असेसमेंट किया होता है, हमने आत्म परीक्षण किया होता है. तो आत्म परीक्षण करते हैं. क्योंकि आप सभी लोगों को पता है आज की क्लास रिकॉर्डेड है और रिकॉर्डेड क्लास की वजह से और मैंने इसमें टाइमर सेट किया हुआ है. मैं हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम दूंगा. क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कौन सा क्वेश्चन है जिसके लिए मुझे 10 सेकंड देना है, कौन सा है जिसके लिए 15 सेकंड देना है ना. और फिर आपको इस बीच में आंसर करना है. फिर अगर आप नहीं कर पाएंगे या कर भी देंगे, आप कॉमेंट बॉक्स में आपका देखूंगा. क्लास रिकॉर्डेड है लेकिन फिर भी मैं कमेंट बॉक्स आपका देख रहा हूंगा, तो आपको आंसर जरूर करना है, सबको आंसर करना है. 10 से 15 सेकंड के बीच में आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारे सामने पहला क्वेश्चन ये है. ये क्वेश्चन हमने सबने पहले सॉल्व किया हुआ है तो इस पर मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, या दे देता हूं, चलो 5 सेकंड का दे देता हूं. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. भारतीय संविधान सरकार को लोकहितकारी कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करती है ना. भारतीय संविधान प्रदान करता है, ठीक है. समाज की आकांक्षाओं व उनके लक्ष्यों की अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का होता है. आपको सही स्टेटमेंट बताना है कि इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा होगा, ठीक है भाई. तो बताइए सही स्टेटमेंट कौन सा होगा आपका. देख लिया आपने ऑप्शन. तो ये टाइम है आपके पास 5 सेकंड का. बता देंगे तो ठीक है, नहीं बता पाएंगे तो मैं बता रहा हूं. तो ये 5 सेकंड आपका हो गया. देखिए आंसर तो इसका सही होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्योंकि आप लोगों को पता होगा भारतीय संविधान जो है सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि नहीं करता है? करता है. भारतीय संविधान सरकार को शक्ति प्रदान करता है, साथ ही सरकार की शक्तियों पर सीमाएं भी कौन लगाता है? संविधान ही. तो संविधान ने शक्ति प्रदान की है कि लोक हितकारी कार्य करे सरकार, जिससे ज्यादा से ज्यादा जन कल्याण संभव हो सके. समाज की आकांक्षाओं और उनके लक्ष्यों की अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का है. कि सरकार ऐसे काम करे जिससे लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति हो, लोगों के जो लक्ष्य हैं वास्तव में बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी जरूरतों को पूरा करना, इन सब की पूर्ति हो सके, ऐसा कहा है संविधान ने सरकार के लिए. तो दोनों ही बातें सही हैं. हमारे सामने अगला क्वेश्चन है. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. आप विचार करने लगे हैं. संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है. कैसे? सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है. संविधान आधिकारिक बंधन लगाने के साथ साथ सभी नागरिकों को नैतिक पहचान भी देता है. अब आपको गलत स्टेटमेंट बताना है. बताइए. आपका टाइम स्टार्ट हो गया. अब ये भी चूंकि रिपीटेड क्वेश्चन है तो 5 सेकंड आपको मिलेंगे, ठीक है. 5 सेकंड. अब इसका आंसर देखिए. संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है. बात एकदम सही है. जो ये 14 नंबर क्वेश्चन है ये बात एकदम सही है.
दूसरा स्टेटमेंट है संविधान आधिकारिक बंधन लगाने के साथ सभी नागरिकों को नैतिक पहचान भी देता है। यह भी बात सही है, लेकिन हमें पूछा गया है गलत, तो गलत तो कोई नहीं है, इसलिए डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यह क्वेश्चन आपके लिए नया है, थोड़ा जटिल भी है, तो आराम से सावधानी से आप देखिएगा। कथन और कारण वाला है। कथन क्या है? किसी भी व्यक्ति का संविधान उस देश के, किसी देश का संविधान, किसी भी देश का संविधान उस देश के नागरिकों की आकांक्षाओं का पिटारा है। संविधान जो है संबंधित देश के नागरिकों की आकांक्षाओं का पिटारा है। ठीक बात है। कारण क्या है? संविधान निर्माताओं का मानना था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतों, शिक्षा सहित गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से लवरेज जीवन जीने हेतु सभी आधार प्राप्त होने चाहिए। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है, इसके लिए आपको मिलेंगे 15 सेकंड। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा। इंग्लिश वालों को देखना है तो इंग्लिश वाले भी देख लें अपना क्वेश्चन। बताइए आंसर क्या होगा। चलिए, टाइम आपका ज्यादा हो गया, और आपको यह समझना है कि किसी भी देश में जब संविधान निर्माण होता है तो संविधान निर्माता जब संविधान का निर्माण करते हैं तो उस समय वो जनता की आधारभूत आवश्यकताओं को समझते हुए संविधान में उन्हीं के अनुसार मूल्यों का सृजन करते हैं। बात तो सही है। तो जो दूसरी वाली बात है, पहली वाली बात का सही से व्याख्या कर पा रही है। यानी संविधान निर्माताओं का मानना था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतों, शिक्षा सहित गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से लवरेज जीने हेतु सभी आधार प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि किसी भी देश का संविधान उस देश के नागरिकों की आकांक्षाओं का पिटारा है। ये सब आकांक्षाएं हैं लोगों की। तो बात सही है, इसलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उससे पहले एक कोटेशन है जो आपको समझनी है। संघर्ष एक ऐसी चीज है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है, वास्तविक रूप में खोजती है। संघर्ष, ध्यान दीजिएगा, संघर्ष करने की हर व्यक्ति के अंदर क्षमता नहीं होती है। और मजे की बात यह है कि हर व्यक्ति इसलिए सफल नहीं हो पाता है क्योंकि हर व्यक्ति में संघर्ष करने की क्षमता नहीं है। और सफलता प्राप्ति के लिए, किसी भी क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं, सफलता के लिए संघर्ष अनिवार्य है। जिस व्यक्ति ने संघर्ष नहीं किया है उस व्यक्ति को सफलता आसानी से मिल नहीं पाएगी। अगर तुक्के से किसी का तुक्का लग गया है तो वो व्यक्ति जिस पद पर गया है या जिस सफलता को उसने प्राप्त किया है उसको भोग नहीं पाएगा, उसको भोग नहीं पाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वीर भोगेश वसुंधरा, वीर ही इस वसुधा का तो भोग करते हैं, बाकी तो सब देखते हैं, दर्शक मात्र हैं, काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। सपनों में सब सोते टाइम इमेजिन करते हैं कि आईएएस की गाड़ी होगी, मेरे पीछे काफिला होगा, ये वो, मैं आईपीएस होऊंगा। तो सब एकदम विभाग के मुझसे जूनियर जो लोग होंगे सर सर कर रहे होंगे, सल्यूट मार रहे होंगे। ये सिर्फ काल्पनिक दुनिया में है, क्योंकि काल्पनिक दुनिया में संघर्ष व्यक्ति नहीं करता है, सिर्फ सपने देखता है। और जब आपको हकीकत में ये सब चीजें चाहिए होंगी तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। जो भी लोग यूपीएससी सीएससी 2024 का एग्जाम देने वाले हैं वो हमारा निर्माण आईएएस का जो एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करें, वहां एनरोल करें अपने आप को, और आप वहां पर टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन थोड़ा दमदार है, देखिएगा ध्यान से। संविधान सरकार को शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों के साथ ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके।
कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है किसको? सरकार को, कि सरकार समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। कारण देखिए, भारतीय संविधान जाति या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो बताइए आपका आंसर क्या होना चाहिए? 10 सेकंड मिलेंगे आपको इसके लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, आपने कहीं भी संविधान पढ़ते समय ऐसा नहीं देखा होगा कि नागरिकता का आधार जो है वो नस्ल को बनाया जाएगा या जाति को बनाया जाएगा। ऐसा कहीं पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। जबकि पहला वाला स्टेटमेंट सही है। सरकार को शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों के साथ, यानी जिससे सरकार की शक्तियों को नियंत्रित किया जाए, उसके अलावा सरकार को संविधान क्या देता है कि समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर पाए सरकार। तो ऐसी शक्तियां हैं सरकार के पास, है ना। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ए सही परंतु आर गलत। सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखिए। अच्छा, इंग्लिश वालों ने नहीं देखा हो अगर क्वेश्चन तो क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, हाँ जी, अगला क्वेश्चन। इंग्लैंड के पास कोई संविधान नहीं है। इंग्लैंड के पास कोई संविधान नहीं है, बल्कि उनके पास दस्तावेजों तथा निर्णयों की लंबी श्रृंखला है। कारण, कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की, किसकी? सभी नागरिकों की स्वतंत्रता समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी बढ़ जाती है। क्या लग रहा है आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, करिए आंसर क्या होगा। 15 सेकंड का समय है। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए। बताइए जल्दी से आंसर। चलिए, तो ये आपका टाइम और ज्यादा दिया गया आपको। देखिए क्या है आंसर। इंग्लैंड के पास कोई संविधान नहीं है। जी हां, लिखित रूप में संविधान नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में हमें एक चीज देखने को मिलती है कि उनके पास दस्तावेजों तथा निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है। दस्तावेजों की, निर्णयों की लंबी श्रृंखला है इंग्लैंड में, जिसके आधार पर वो अपने देश की शासन सत्ता का संचालन करते हैं। खैर, अगर हम कारण की बात करें तो कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता समानता जितनी अधिक सुरक्षित रखेगा, उसकी सफलता की संभावना उतनी बढ़ जाएंगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। तो यह बात आपकी दूसरी वाली भी सही है, लेकिन क्या दूसरी बात पहली वाली बात की व्याख्या करती है? तो जवाब होगा नहीं। पहली बात इंग्लैंड के संविधान के संदर्भ में ठीक है, दूसरी बात भारतीय संविधान के संदर्भ में ठीक है, लेकिन दूसरी वाली पहली की व्याख्या नहीं करती। तो इसलिए आंसर बी होना चाहिए। तो आपको अगले क्वेश्चन पर ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये देखिए। संविधान की रूपरेखा बनाने के संदर्भ में यह सुनिश्चित करना प्राथमिक है कि एक ही संस्था विभाग का सभी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। फिर समझिए ध्यान से, मैंने आपको एनसीईआरटी में भी पढ़ाते समय अंडरलाइन किया था इस बात को। संविधान की रूपरेखा बनाने के संदर्भ में यह सुनिश्चित करना प्राथमिक है। क्या सुनिश्चित करना प्राथमिक है? कि एक ही संस्था या विभाग का सभी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। क्या आपको भारत में कोई ऐसी संस्था लगती है जिसका सभी शक्तियों पर एकाधिकार है? चलिए अगले वाले देखिए। कारण, भारतीय संविधान में शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे स्वतंत्र संवैधानिक निकायों में बांटा गया है। अब आपको सही उत्तर बताना है।
इसके लिए भी आपको 15 सेकंड मिलेंगे। बताइए आंसर क्या होगा। चलिए, समय ज्यादा ले लिया आपने, आगे देखते हैं। तो ये बात सही है, एनसीईआरटी में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किसी भी एक संस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण न हो पाए, ये ध्यान रखा संविधान निर्माताओं ने। ऐसा संविधान बनाया जहां किसी के पास सब शक्तियां ना हो या अधिकतम शक्तियां ना हो, बल्कि इसको बैलेंस करने के लिए भारतीय संविधान में क्या किया गया है कि शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे स्वतंत्र संवैधानिक निकायों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। न्यायपालिका को जांच से संबंधित कार्य दे दिया, विधायिका को विधि निर्माण का कार्य दे दिया, कार्यपालिका को जो विधायिका ने विधि बनाई है उसके क्रियान्वयन का कार्य सौंप दिया, नियम विनियम संबंधी और कुछ अन्य दायित्व सौंप दिए कार्यपालिका को। तो सबके कार्य अलग अलग हैं, सबको कार्य बांट करके दिए गए हैं। यह भारतीय संविधान की एक विशेषता है। तो अगर हम कारण को देखें और फिर कथन पर जाएं, तो कारण जो है वो हमें कथन की व्याख्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए आंसर क्या होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन भी थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप आराम से अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की समिति कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित प्रस्तावित बिंदुओं में कौन कौन से बिंदु शामिल थे। कैबिनेट मिशन में कौन कौन से बिंदु शामिल थे, यह प्रश्न है आपका 19वां। समझिए, पहला स्टेटमेंट है, प्रत्येक प्रांत तथा देशी रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। प्रत्येक प्रांत और देशी रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें प्रदान की गई। साधारणतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, प्रत्येक प्रांत की सीट को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। तीसरा स्टेटमेंट है, प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। और अंतिम या चौथा स्टेटमेंट है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। बताइए आंसर क्या सही होगा। इसके लिए भी 15 सेकंड है आपके पास। चलिए, हाँ जी, ये ध्यान रखिए आप कि हमारे संविधान का निर्माण लगभग उसी आधार पर हुआ जो आधार कैबिनेट मिशन में दिया था। कैबिनेट मिशन आपको पता है 1946 में आता है और इसमें 3 सदस्य होते हैं। कितने? 3 सदस्य। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ये पैथिक लॉरेंस जो हैं वो इसके अध्यक्ष बना करके भेजे थे। और ये जो स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं ये वही हैं जो 1942 में आए थे क्रिप्स मिशन लेकर के। क्रिप्स मिशन, ठीक है, जिसका भारत में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था।
तो हमारा जो संविधान बना है 1946 में आए कैबिनेट मिशन में जो अवधारणा दी गई थी उसी के आधार पर बना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस आधार पर प्रत्येक प्रांत देशी राष्ट्र के समूहों की जनसंख्या लगभग कोशिश की गई थी कि समान अनुपात निकले, और एक मोटी मोटा एक आधार रख दिया था कि लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट हो। प्रत्येक प्रांत की सीट को 3 भागों में, मुसलमान, सिख और सामान्य, ये भी बात सही है। प्रांतीय प्रधान सभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया। देशी रियासतों में से आपको पता है मनोनीत होकर के आए थे, वहां निर्वाचन नहीं हुआ था, इसलिए डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सोशल डेमोक्रेसी एक्सेप्ट्स लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एज प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड वन, लिबर्टी विदाउट इक्वलिटी विल लीड टू डोमिनियन ऑफ ए फ्यू ओवर मैनी, while equality without freedom will lead to the destruction of individual initiatives. Okay, which of the above statements is are correct? आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। सामाजिक लोकतंत्र स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों के अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी, वहीं स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको आंसर देना है आराम से 15 सेकंड में। बताइए। चलिए ठीक है, समय आपने और ज्यादा लिया। समझिए बात क्या है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये फ्रांसीसी क्रांति से निकले हुए सिद्धांत हैं जिन्हें हमने अपने भारतीय संविधान में अपनाया है। प्रारंभिक रूप में आप इन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में देख पाएंगे। मसला यह है कि क्या केवल स्वतंत्रता बिना समानता के उचित परिणाम दे पाएगी? जवाब होगा नहीं। अगर हमने किसी को स्वतंत्रता दे दी लेकिन समानता नहीं दी, इसका मतलब उस स्वतंत्रता का उपभोग कुछ लोग ही करेंगे, क्योंकि समाज में समानता नहीं है, इसलिए स्वतंत्रता का उपभोग कुछ ही लोग करेंगे। और जब कुछ लोग स्वतंत्रता का उपभोग करेंगे, इसका मतलब यह है कि अन्य लोगों पर वो अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे, अर्थात कुछ लोग अनेक लोगों पर प्रभुत्व स्थापित करने में कामयाब हो जाएंगे अगर स्वतंत्रता मिल गई और समानता नहीं मिली तो। दूसरी स्थिति यह बनती है कि अगर समानता दे दी, स्वतंत्रता नहीं दी, तो उस व्यक्ति का क्या होगा? आप सोच के देखिए, हमने समानता दे दी कि आप समान हो, लेकिन कुछ करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में भी वो व्यक्ति बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में पहुंच जाएगा। क्योंकि आपको समझना है, जहां स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्ति को नष्ट करेगी और वो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा। तीसरी बात है बंधुता। देखिए ध्यान रखिए, स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग तब तक ग्रहण नहीं कर पाएंगी जब तक बंधुता को उनके साथ न जोड़ा जाए। तो स्वतंत्रता और समानता के साथ बंधुता का होना भी जरूरी है। इसलिए हमें कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही लग रहा है 20 में से? तो आप में से अधिकांश लोगों ने आंसर सही किया है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, एक कोटेशन है, जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है। क्या करना है?
कि मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूं, अब मुझे पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा और कल ही मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे अगर आप ये सोच कर बैठते हैं कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, आगे नहीं मुझे पढ़ने का अवसर मिलेगा और जो पढ़ रहा हूं आज, इससे संबंधित मुझे एग्जाम कल ही देना है। तो आपकी तैयारी, आपका डेडिकेशन कुछ अलग लेवल का होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, अंडर द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इन द Constitution of India, minorities will not only be safe, but religious identity will not have any impact on civil rights. Second one, the member of the Constituent Assembly were elected on the basis of universal adult suffrage so as to ensure the representation of the people in the framing of the Constitution. अब आपको बताना है which of the above स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, बताइए भारत के संविधान में नागरिकता की अवधारणा के अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर चुने गए थे ताकि संविधान निर्माण में जनता का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। सही स्टेटमेंट बताइए। क्वेश्चन बहुत इजी है, 10 सेकेंड आपको मिल रहे हैं। बताइए आपका आंसर क्या होगा फॉर 21। चलिए देखिए, बात एकदम सही है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा कि नागरिकता की अवधारणा को स्थापित करते समय उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उनके हितों के संरक्षण के लिए पर्याप्त काम किया। उन्होंने अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित रहेंगे इस बात को मेंशन किया, बल्कि यह भी बताया कि किसी की धार्मिक पहचान, रिलीजियस आइडेंटिटी का उसके सिविल राइट्स पर, नागरिक अधिकारों पर कोई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये 1 नंबर स्टेटमेंट सही है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर, है ना, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव नहीं हुआ था। चूंकि आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि प्रांतों में इस चीज को अप्लाई करने का प्रयास किया गया, लेकिन जहां रियासतें थीं, रियासतों से तो प्रतिनिधि मनोनीत होकर के आए थे, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। तो 2 नंबर गलत है, पहला सही दूसरा गलत। तो हमें पूछना क्या, बताना क्या है, हमें सत्य स्टेटमेंट बताना है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने लगे होंगे आप, विचार करके क्या करना है आपको, सही स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है संविधान सभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव को बिना वाद विवाद के पारित कर दिया गया था। संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव को बिना वाद विवाद के पारित कर दिया गया था। ठीक है, ये बात मैं कई बार आपको क्लास में बताया हूं, तो आप बता पाएंगे कि ये सही है गलत है। सार्वभौमिक मताधिकार के अनुसार धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग, आय के आधार पर बिना भेदभाव के सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त होने पर वोट का अधिकार प्राप्त होगा। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यू हैव 10 मिनट्स ओनली। बताइए आंसर क्या होगा। मैंने आपको कई बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आशय समझा दिया है। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार होना, पहली बात। दूसरी बात, सभी के वोट की वैल्यू इक्वल होना, यही है बस। और इस बारे में मैंने आपको बताया कि एकमात्र ऐसा मुद्दा था संविधान सभा से पास होने वाला जिस पर कोई वाद विवाद नहीं हुआ। इट मींस सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन 23,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट वन, अंबेडकर वॉज ए स्ट्रॉन्ग critique of the Congress and Gandhi and accused them of not working for the upliftment of the scheduled caste. Second statement, the Constituent Assembly was given shape and shape to the principles which it had inherited from the national movement. Third one, the Constituent Assembly has accepted the parliamentary system of government and the federal system. Which of the above statement is are correct? आपको बताना है. तीनों स्टेटमेंट आपके सामने हैं. पहला स्टेटमेंट है अंबेडकर कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे. उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के काम न करने का आरोप लगाते थे अंबेडकर साहब, गांधी जी पर, कांग्रेस पर भी. संविधान सभा उन सिद्धांतों को मूर्त रूप आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे. तीसरा स्टेटमेंट है संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया. अब बताना है आपको स्टेटमेंट सही कौन सा है. फॉर 23 क्वेश्चन बताइए. 10 सेकेंड आपके पास. चलिए, तो यह बात एकदम सही है. समझिए, अंबेडकर साहब प्रारंभिक रूप में ऐसी बात करते थे कि कांग्रेस को, गांधी जी को, दोनों को ही अनुसूचित जातियों के लिए काम करना चाहिए, उनके उत्थान के लिए काम करना चाहिए. तो यह बात सही है. संविधान सभा ने उन सिद्धांतों को मूर्त रूप दिया जिन पर चर्चा परिचर्चा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई थी. जहां विभिन्न जगहों पर सभा सम्मेलन होते थे तो लोग इन बातों पर चर्चा करते थे कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, जब हमें आजादी प्राप्त हो जाएगी, तब हम किस प्रकार से काम करेंगे, हमारे पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए. तो जाहिर सी बात है कि वो विरासत की चीजें थी जो संविधान सभा ने उन्हें मूर्त रूप दिया. संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया. यह बात आंशिक रूप से सही है, लेकिन इस एंगल पर हमें इसको सही मानना होगा. 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं. तो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं. उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं. उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में आप सभी लोग वाकिफ होंगे. उद्देश्य प्रस्ताव वही जिसको संविधान सभा में डॉक्टर या पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था. इस पर हमारी बहुत गहन चर्चा हुई है, आप लोगों को पता है. पहला स्टेटमेंट है भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है. संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं. अगला, संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्रोत जनता है. अल्पसंख्यकों, जनजातियों, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी. उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? बताइए आप आंसर इसका.
क्या आंसर होना चाहिए? 10 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए, इसमें दिए गए सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। आप एक बार रिवीजन करेंगे उसका तो आपको ये सब मिल जाएगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने ये है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को? और इनमें आपके पास ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, अमेरिका के संविधान से। बताइए आंसर क्या होगा जल्दी से। 25 नंबर। चलिए, आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान में डीपीएसपी को जो लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां? आयरलैंड। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में रखा गया है, भाग 4 में, और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ये आपको यहां मिल जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न भी आपके सामने है, छोटा ही प्रश्न है, उसको देखिए। मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स को कहां से लिया गया है? बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन। इसके लिए क्या टाइम देना, आप आराम से बता पाएंगे। कहां से? अमेरिका से। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहां से लिया गया है? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा। बताइए कहां से लिया गया है? बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिएगा, अवशिष्ट शक्तियां हमने जो सिद्धांत अपनाया है वो कनाडा से, क्योंकि कनाडा और भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो प्राप्त हैं वो केंद्र को प्राप्त हैं। किसको? केंद्र को। जबकि वहीं हम बात करें अमेरिका की या ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया, तो यहां पर जो शक्तियां प्राप्त हैं अवशिष्ट, ये राज्यों को प्राप्त हैं। 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे, संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहां से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है ये कहां से ली गई है, इस बात को भी आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से, एक झटके में आप बता दे रहे होंगे। ये कहां से? अमेरिका से। और इससे संबंधित हमारे पास कहां कहां से लिया गया है मैटर, ये सब के लिए हमारे पास ये लिस्ट बनी हुई है। भारत सरकार अधिनियम 1935, यहां से आपातकालीन प्रावधान, संघीय सिस्टम, राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग और अनंतिम स्वायत्तता। अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया? ये है। आयरिश संविधान से क्या लिया गया? वो ये है। यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया है वो यहां पर है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से हमने क्या लिया वो, जापान से क्या लिया वो, फ्रांसीसी संविधान, ऑस्ट्रेलियाई संविधान, जर्मनी का संविधान, कनाडा का संविधान और ब्रिटिश संविधान, सबके बारे में दिया गया है कहां कहां से क्या क्या लिया गया है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन बच रहे हैं अब वो है हमारी प्रस्तावना से संबंधित, कि संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका था, फ्रांस से। आगे क्वेश्चन है, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है। संविधान प्रमाणित है संसद से ज्यादा, क्यों? तो स्टेटमेंट में हमारे में एक स्टेटमेंट ये आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है संविधान ही ये बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्ति प्राप्त, इसलिए। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किस किस चीज का है? प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, विचार की समानता। इन सब के लिए आप एक ही बार में प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए इतना ही आज के लिए करते हैं। आपको कैसा लगा सेशन ये जरूर बताइएगा ऑफलाइन कमेंट करके। थैंक यू सो मच।